नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे तो लगातार चिंता बढ़ती जा रही क्योंकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा है और आंकड़ा पहुंच गया है 34,400 के पार। पिछले 24 घंटे में यानी कि कल के दिन 1,391 नए लगभग 1,400 नए मामले सामने आए जो बहुत ज्यादा हैं और एक्टिव केस की संख्या इस वक्त राज्य में हो गई है 10,700। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है और इस तरह से इस कोरोना ने राज्य में अब तक 438 लोगों की जान ले ली है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और 1000 के पार जो रिकॉर्ड पहुंच रहा है उससे चिंता भी बढ़ने लगी है। तो इसके चलते ही कुछ फैसले लिए गए थे कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां चेकिंग होगी। हालांकि कल हमने आपको रियलिटी चेक दिखाया था, बहुत ज्यादा ये आदेश काम नहीं कर रहा है। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खासतौर पर देहरादून में तो हालात को देखते हुए दून उद्योग व्यापार मंडल ने खुद ही लॉकडाउन का फैसला लिया है और अगले 3 हफ्ते तक शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। किसी भी तरह की कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। अगले 3 शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही प्रशासन ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो इससे पहले जहां व्यापारी विरोध कर रहे थे वहीं अब वो खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सुनील और प्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील, वाकई में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देखिए प्रीति, खासकर देहरादून इसकी चपेट में है क्योंकि देहरादून में अभी एक्टिव केस करीब 3,500 के आसपास हैं। जो टोटल एक्टिव केस के पूरे प्रदेश भर में जो 10,000 के आसपास जो आंकड़ा है उसका 30 से 35% केस अकेले राजधानी देहरादून में है और इस एक हफ्ते में लगातार इनमें वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि पिछले 4 दिन में अकेले राजधानी में 1700 के आसपास एक्टिव केस नए सामने आए हैं। तो इसने व्यापारियों की भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि खुद इंदिरा मार्केट जो यहाँ का व्यस्तम मार्केट है वहाँ पर 3 व्यापारियों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। इसके चलते व्यापारियों का कहना है कि जो वीकेंड है सैटरडे और संडे, चूंकि संडे को ऑलरेडी यहाँ पर दुकानें बंद रहती हैं, व्यापारिक गतिविधियाँ बंद रहती हैं, तो व्यापारी का कहना है कि इसमें सैटरडे को भी ऐड कर लिया जाए और व्यापारी इसके लिए तैयार है। लेकिन साथ साथ उनका कहना है कि इसको कम्प्लीटली लॉकडाउन रखा जाए। लोग जो घूमने फिरने इधर उधर जाते हैं उसको भी बंद रखा जाए। इस बात को लेकर व्यापारी आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। कुछ विधायक जिनमें खजानदास भी शामिल है वो भी इसकी पैरवी कर चुके हैं कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इस पे कंट्रोल के लिए वीकेंड पर लॉकडाउन किया जाना जरूरी है। तो व्यापारी लॉकडाउन को लेकर तैयार हैं लेकिन उनकी मांग है कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए और इसमें प्रशासन का सहयोग बेहद जरूरी है। बिना प्रशासन के सहयोग के, बिना प्रशासनिक आदेश के कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। तो आज व्यापारी खुद मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं तो इस पे फाइनली आज मोहर लग जाएगी कि क्या वीकेंड पर लॉकडाउन होगा या नहीं। बिल्कुल। और सुनील, लेकिन क्योंकि मामले जब बढ़ रहे थे तो ये फैसला लिया गया कि जो बॉर्डर वाले एरिया है वहां पर टेस्ट होगा। कल आप आशारोड़ी इलाके में गए थे लेकिन इन आदेशों को भी तो सख्ती से पालन कराना होगा यहां पर, जो हो नहीं रहा है। बिल्कुल प्रीति, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन पर फोकस करना होगा प्रशासन को। कल जिस तरह से आसरोड़ी में हमने देखा कि जो हाई लोड शहर हैं वहाँ से भी जो यात्री आ रहे थे उनको महज रजिस्ट्रेशन के आधार पर आगे जाने दिया जा रहा था और यही केस बाद में मुश्किल साबित हो रहे हैं क्योंकि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, प्रॉपर उनका एड्रेस वहाँ पर नोट नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हुए जो एक आदेश दिया गया था कि जो भी बॉर्डर है, देहरादून ही नहीं अन्य जिलों में भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर टेस्टिंग की जाए लोगों की। कुछ जगह पर हुई भी लेकिन देहरादून में हमने कल देखा कि कल सुबह के टाइम यहाँ पर ये शुरू नहीं हो पाया था। आज देखना होगा कि किस तरह से बॉर्डर पर मैनेजमेंट होता है यात्रियों को लेकर। चलिए सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मामले बढ़ रहे हैं तो आप लोगों से भी अपील है कि ये मत सोचिए कि बाजार खुला है तो आपको बेधड़क होकर कहीं भी आना जाना है। हजार के पार हर रोज मामले आ रहे हैं। शुक्रिया आपका सुनील, बहुत बहुत। और अब चमोली से खबर है, 12 घंटे बीत गए हैं, बद्रीनाथ हाईवे अब भी नहीं खुल पाया है। कर्णप्रयाग के नजदीक मलबा गिरा है बहुत बड़ी मात्रा में और उसको हटाने की लगातार कोशिश हो रही है। एनएच की टीम मशीनों के साथ जुटी हुई है लेकिन भारी भारी बोल्डर यानी कि जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हटाने में वक्त लग रहा है। तो ऐसे में जो हाईवे से लोग फंसे हुए थे उन्होंने कल ऐसे ही सड़क पर अपनी पूरी रात गुजारी, अपना वक्त गुजारा है और देखिए ये काम लगातार जारी है। तो जो आप देख रहे हैं बोल्डर होते हैं, इनको चट्टान कह लीजिए, आप बहुत बड़े बड़े पत्थर कह लीजिए, तो ये मशीनों से इनको पहले आपको ड्रिल करना पड़ेगा, इनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और उसी में वक्त लग रहा है और हाईवे अभी तक नहीं खुल पाया है।
तो ये देखिए ऐसे ही वाहन फंसे रहे और लोग रात भर, क्योंकि आप कहीं ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं और इसलिए लोगों को ऐसे ही कल अपनी रात गुजारनी पड़ी है। ऐसा नहीं कि प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये देखिए जरा ये स्थिति है तो ऐसे में सड़क को आप तुरंत खोल कैसे सकते हैं। जब मिट्टी है तो वो मशीनों से आसानी से हट जाएगी, लेकिन बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, उनको हटाना बहुत बड़ी चुनौती होती है और तो कटिंग उनकी पहले करनी पड़ेगी और यही काम कल रात भर हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त ये पूरा मलबा सड़क पर आया उस वक्त की तस्वीरें क्या थी। तो कर्णप्रयाग में पूरा पहाड़ एक तरह से इस सड़क पर आ गया और ये उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ये मलबा ऊपर से लुढ़कते हुए उसके साथ पत्थर, पेड़ सब कुछ इस हाईवे पर आ गए और ये अभी तक बंद है। तो ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते कटिंग हो रही है और लगातार ये कई स्लाइडिंग जोन बने हैं। जो पर्यावरणविद है, जो आम लोग हैं, चिंतित इसी बात से हैं कि जो ऑल वेदर सड़क बन रही है इसने इस बार आपदा को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और एक कर्णप्रयाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोचिए जरा, पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं, निर्माण जिस तरह से हो रहा है, कटिंग जिस तरह से हो रही है कि बड़ा बड़ा हिस्सा पहाड़ का सड़कों पर आ रहा है। स्लाइड आ गया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया है। इसको हटाने के लिए NH की दोनों मशीनें दोनों तरफ से लगी हुई है और कार्य प्रगति पे हटाने का करीब 1 घंटा हो गया है। ये अभी भी काम चल रहा है, मलबा हटाया गया है, जल्दी हटा के मार्ग सुचारू कर देंगे। और अभी चमोली में क्या हालात है, हमारे सहयोगी प्रभात पुरोहित बताएंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रभात, कैसे बीता लोगों का समय और इस वक्त क्या उम्मीद है, कब तक खुलेगी सड़क? निश्चित ही प्रीति, जिस तरीके से कल देर शाम भारी भरकम मलबा जो है बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया था, तो परेशानी की वजह जो है न सिर्फ NH के लिए बना रहा बल्कि आम जनता के लिए, जो कि इस जाम में परेशान रही और पूरी रात जो है उनको सड़क पर ही काटनी पड़ी। अभी जो है NH की टीम के द्वारा जो है पूरी रात भर भी यहाँ पर जो है मशीनों से काम किया गया और इस वक्त भी मशीनों से काम किया जा रहा है। और संभवतः ये अब उम्मीद है कि कुछ देर बाद यहाँ पर, क्योंकि जो हार्ड यहाँ पे जो रॉक थी उसका एक हिस्सा काट लिया गया है और एक मशीन को दूसरी तरफ पहुंचा दिया गया है। तो जिस तरीके से मशीन निकली है तो अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधे से 1 घंटे के अंतराल में हाईवे खुल सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पहाड़ी से मलबा आता रहा तो ये चुनौती भी थी NH की, जो वहाँ पे जो मशीनों के ऑपरेटर्स थे उनके लिए भी चुनौती थी, क्योंकि एक तरफ काम करना, दूसरी तरफ से पत्थर भी आ रहे हैं बावजूद इसके। और इसी दौरान कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार भी किया, जिसको लेकर कंपनी के द्वारा जो है शिकायत भी की गई और पुलिस चौकी में जो है 2 से 3 लोगों को लाया भी गया है। इस मामले में आज भी कार्रवाई हो सकती है। और इस दौरान जब ये वाकया हुआ तो कुछ देर तो जो है कंपनी कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे काम भी रोका गया और हालांकि बाद में जो है जो वहाँ पे जाम में फंसे लोग थे उनके मनाने और प्रशासन के मनाने के साथ ही कंपनी के द्वारा दोबारा काम किया गया और पूरी रात भर यहाँ पर कंपनी के जो ऑपरेटर्स थे उनके द्वारा सड़क खोलने का प्रयास किया गया और जिसकी सफलता अब लगती है कि कुछ देर बाद जो है हाईवे खुल सकता है। बिल्कुल प्रभात, तो आप तुरंत बताइएगा हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रभात हमारे सहयोगी बता रहे हैं रात भर काम चला है और चट्टान बहुत बड़ी आ गई थी, उसको तोड़ कर हटाया जा रहा है। तो लगभग उम्मीद है कि आधे से 1 घंटे में ये हाईवे खुल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में रोजगार को लेकर बैठक की और कहा कि रोजगार पैदा करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग खुद का रोजगार अपनाना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो अधिकारी सुनिश्चित करें कि उन्हें लोन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। सचिवालय में रोजगार सृजन से संबंधित बैठक में मुख्यमंत्री ने MSMI, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, पर्यटन, कैंपा, पेयजल, लोक निर्माण, श्रम आदि विभागों की जो भी कार्य योजनाएं हैं उन सबकी समीक्षा की है। तो राज्य की एक बहुत बड़ी चुनौती पलायन है और पलायन जुड़ा है रोजगार से। तो ऐसे में ये मुद्दा हर साल रहता है और अब जबकि 22 में चुनाव होने हैं तो सरकार स्वरोजगार के आंकड़ों के साथ चुनाव में जाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं, इसलिए ज्यादा जोर स्वरोजगार पर देना होगा। राज्य में कोरोना की दहशत के बीच 6 महीने का वक्त बीत चुका है और कोरोना की शुरुआत के साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर मोहर लगाई है ताकि घर लौटे युवाओं और प्रवासियों को स्वरोजगार मिल सके। इसी को लेकर अब आंकड़े जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 1216 लोगों का 45 करोड़ का लोन मंजूर हुआ। वहीं 86 प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए का लोन बढ़ चुका है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 794 प्रोजेक्ट के लिए 65 करोड़ 91 लाख का लोन मंजूर हुआ। इसमें 38 करोड़ 54 लाख का लोन बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार का पूरा फोकस स्वरोजगार पर है। इस राज्य का दुर्भाग्य ये रहा है कि स्वरोजगार की कभी किसी ने चिंता नहीं की है। राज्य सरकार ने, मैंने शुरू से एक बात कही कि हम रोजगार की बात करें, हम स्वरोजगार की बात करें। हम गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है, एक सीमा है उनकी, लेकिन स्वरोजगार के लिए हमारे पास पर्याप्त संभावना है और इसलिए राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए तमाम रास्ते खोले हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मॉनिटरिंग खुद सीएम कर रहे हैं, इसलिए जिलों में जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रोजेक्ट अप्रूव करने से लेकर बैंक लोन तक के सारे काम पर नजर रखें। पैसे की कोई कमी नहीं है और अच्छी बात यह है कि लोग इस समय स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान जो है स्वरोजगार देने पे है। हमने सभी बैंकों को भी निर्देश दिए हैं। जहां तक हमारे बैंक का सवाल है, कोऑपरेटिव बैंकों का, तो लगभग 4000 करोड़ रुपए हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में देने वाले हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पर पड़ी है। ऐसे में घर लौटे युवाओं के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी कि वो रोजगार से जुड़ें और स्वरोजगार के जरिए सरकार भी इस मुश्किल को मौके में बदलने की कोशिश में जुटी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो अब चुनाव है तो हर कोई दल उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो उनका बहुत बड़ा बयान है 22 के चुनाव से पहले। उनका कहना है कि जो इस बार का चुनाव होगा वो शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली के नाम पर नहीं होगा। वहीं बीजेपी जवाब दे रही है कि विकास सबका होगा, पर शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आपको याद होगा जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त आधे दिन की छुट्टी उन्होंने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए कर दी थी। विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। देवभूमि में मुकाबला 57 विधायकों वाली बीजेपी से है, लेकिन हरीश रावत का कहना है कि चुनाव कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि 2022 में शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दिवाली के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं होगा, बल्कि मुद्दे जमीनी होंगे। अब शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, ईद का जुमला नहीं चलेगा कि आप वोट को पोलराइज कर दीजिए। अब हकीकत की धरती पर वोट होंगे, पेट के सवाल पे होंगे, रोजगार के सवाल पे होंगे। हरीश रावत ने चुनाव को धर्म और ध्रुवीकरण से क्या जोड़ा? बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने कहा कि ध्रुवीकरण कौन चाहता है, ये हरीश रावत के बयान से साफ है। बीजेपी का कहना है कि विकास सबका होगा, लेकिन शुक्रवार को जुमे की छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से हरीश रावत जी का ये बयान ही पोलराइज करने की कोशिश है। दीपावली भी चलेगी, तीज त्योहार भी चलेंगे, लेकिन हाँ, शुक्रवार के नमाज की छुट्टी नहीं चलेगी। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी के रिएक्शन से साफ है कि मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है, वो भी तब जबकि अपनी सरकार में शुक्रवार को छुट्टी का फैसला हरीश रावत ने लिया था। लेकिन अब सवाल कांग्रेस के सामने है कि हरीश रावत का शमशान और कब्रिस्तान पर दिया बयान 2022 में नफा करेगा या नुकसान। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर है स्कूल खुलने से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में 21 सितंबर से स्कूल फिलहाल नहीं खुलने जा रहे हैं, तो बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। तो अनलॉक 4 के तहत केंद्र के स्कूल खोलने की लेकर जो निर्देश जारी किए थे, लेकिन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का कहना है कि फिलहाल 21 सितंबर को स्कूल नहीं खुल रहे हैं और स्कूल कब खुलेंगे इसके बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। साथ ही राज्य में 21 से लेकर 50% टीचर्स अटेंडेंस के साथ यहाँ पर अब कुछ भी नहीं आएंगे। तो उनका कहना है कि जिंदगी ज्यादा जरूरी है, तो ऐसे में अगले आदेश तक अभी फिलहाल स्कूल खोलने की सरकार की कोई योजना नहीं है। आदेशों तक 21 सितंबर को जो स्कूल खुलने का है, मैं इसको अभी वापस लेता हूं और संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए 21 सितंबर से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूल जाने का निर्णय है अभी उसको वापस लिया जाता है। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला ने दून पुलिस पर अब सवाल उठाए हैं और देहरादून पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। महिला ने गृह सचिव नितेश झा को अपनी शिकायत ईमेल कर भेजी है। महिला ने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, क्योंकि पुलिस गलत गवाह पेश कर रही है और दबाव में उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। तो एक पुलिस के सिपाही ने ब्लैकमेलिंग मामले में गवाही दी थी और उसके बाद जो महिला है वो लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है।
और कल फिर से पुलिस ने एक सिपाही के बयान दर्ज किए थे। बयानों की वीडियोग्राफी भी बाकायदा की गई। विधायक की पत्नी जो ब्लैकमेलिंग की शिकायत जिन्होंने दी है उसमें सिपाही गवाह के रूप में कल पेश किया गया। लेकिन कुछ दिन पहले इसी सिपाही का महिला के साथ एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें सिपाही दबाव में बयान देने की बात कह रहा है, तो इसलिए इस बयान दर्ज करने के लिए वीडियोग्राफी की गई। वहीं पुलिस ने ऑडियो मामले में भी कार्रवाई की बात कही है। मेन फोकस हमारा इस बात पर था कि जो इसके स्टेटमेंट पुलिस ने पहले रिकॉर्ड किए हैं, क्या उसको लेकर के कोई इस तरह की बात थी कि वो स्टेटमेंट ठीक तरीके से नहीं दिए गए थे या किसी गलत दबाव में वो स्टेटमेंट दिए गए थे, तो उसको लेकर के इसने डिनाई किया है कि कोई इस तरह की बात नहीं थी। इसने जो बात कही है वो कहा है कि उससे पहले एक बार आया था, उस बारे में इसने बात कही है। पिथौरागढ़ में बीजेपी नेता पर रंगदारी के मामले में नया मोड़ आ गया। शिकायत करने वाला ठेकेदार भी इस प्रकरण में बड़े सवालों के घेरे में है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गोपू मेहर पर रंगदारी का आरोप अवैध निर्माण की पोल खोल देगा, ये शायद ही किसी ने सोचा था। असल में बिहार के ठेकेदार बांकीलाल चौधरी ने कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाकर एक बिल्डिंग खड़ी की है। जिस जमीन पर यह बिल्डिंग तैयार हो रही है उस जमीन का अधिकांश हिस्सा सरकार का है, लेकिन दबंगई पर उतरे ठेकेदार को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। आलम यह हो गया है कि बिना प्लान पास किए ही मौका देख लेंटर भी रातों रात डाला गया। ये सब कुछ जिला विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे होता रहा, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। स्कूल के पास में जहाँ पे निर्माण कार्य अवैध रूप से किया जा रहा था, उसको तत्काल सूचना मिलते ही उसको रुकवाने के लिए एसडीएम और जो हमारे प्राधिकरण के अधिकारीगण हैं उन्होंने उसको तत्काल सील कर दिया गया है। संबंधित निर्माण करने वाले व्यक्ति से भूमि के अभिलेख को मांगा गया है। साथ में उन्होंने बिना नक्शे के जो निर्माण किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जा रहा है प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार। मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद अब प्रशासन ने बिल्डिंग सीज कर दी है। ठेकेदार पर पहले भी अवैध निर्माण के आरोप लगते रहे हैं और अब तो खुद ठेकेदार ने भी मान लिया कि बिना प्लान के ही उसने अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी। सर, प्लान पास करने के लिए 3-4 महीने दे रखा है। मैंने देहरादून से भी कागज आ चुकी है, वहाँ की रसीदें, तब मैंने मकान का काम शुरू कर दिया था। अब ठेकेदार ने अवैध निर्माण से बिल्डिंग खड़ी कर दी तो बीजेपी नेता गोपू मेहर पर भी रंगदारी के आरोप लग गए। अब जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कल परिवहन विभाग की बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और इनकम जनरेट करने के लिए कहा गया है, इनकी आय बढ़ाने के लिए कहा गया है। जिस जमीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उससे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां से कोई राजस्व मिले। साथ ही अन्य राज्य से बस सेवा बंद है तो परिवहन निगम कुरियर सेवा, माल परिवहन के जरिए आय बढ़ाने की कोशिश में है। साधारण बस को टूर, शादी समारोह और सामाजिक कार्यों में चार्टर दरों पर पीक सीजन में 10% और ऑफ सीजन में 20% छूट के साथ चलाने को लेकर भी चर्चा हुई है। परिवहन विभाग जो लगातार घाटे में चल रहा है और बीच में दर भी बढ़ा दी थी अपनी किराए की, तो ऐसे में अब आय के नए नए स्रोत तलाश रहा है और ये कहा गया है कि कुछ बसेस को निजी सेवाओं में लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो ज़मीन है परिवहन की उसको कहीं और अगर देना, किसी और इस्तेमाल में लाना है तो उसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। हल्द्वानी में फीस को लेकर रोहित कुमार नाम के एक पार्षद पिछले 45 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे थे। उनका अनशन तुड़वाने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश बुद्ध पार्क पहुंची और पार्षद बुद्ध पार्क से कुछ दूरी पर बने जल संस्थान की पानी की टंकी पर चढ़ गया और लगातार कूदने की धमकी देने लगा। नेता प्रतिपक्ष वहां पर मौजूद थी लेकिन पार्षद उतरने को तैयार नहीं था। इसी बीच कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए टंकी पर चढ़ गए और काफी देर तक विवाद होता रहा और जो मधुमक्खी का छत्ता लगा था पार्षद ने और उसके साथियों ने उस छत्ते पर हमला बोल दिया। अब ये भी थोड़ा अलग सा तरीका था और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और जो लोग आए थे जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे। इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।